ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से आई खबर की। बीती रात दिल्ली में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दिल्ली के द्वारका में अचानक से सड़क धंस गई और सड़क धंसने से बने गड्ढे में समा गई कार। चलती हुई कार सड़क में बने गड्ढे में समा गई। क्रेन की मदद से कार को वहां निकाला गया और सड़क धंसने से हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। ये देखिए आप, द्वारका सेक्टर 9 में अचानक से सड़क धंसी और ये उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बीती रात अचानक से ये हादसा हुआ। उस सड़क से गुजर रही एक कार गड्ढे में समा गई। हादसा द्वारका के केएम चौक के पास मेन रोड और सर्विस रोड के बीच वाले हिस्से की सड़क धंसने से हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत यहाँ पर नहीं हुआ। कार चला रहे व्यक्ति को थोड़ी बहुत चोट यहाँ पर लगी है और कार निकालने के बाद गड्ढे के चारों ओर बैरिकेड लगा दिए गए ताकि वहां से कोई और गाड़ी ना गुजरे और कोई हादसे का शिकार यहाँ पर ना हो। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर दिल्ली में सड़कों की हालत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश की राजधानी में इस तरह अचानक से सड़क का धंस जाना प्रशासन की पोल खोल रहा है और ये तस्वीरें वर्ल्ड क्लास सिटी के दावों की कलई भी खोल रही हैं और सबूत है कि सड़क बनाने के काम में मानकों को पूरा नहीं किया गया, क्योंकि अगर किया गया होता तो इस तरह सड़क यहां पर नहीं धंसती। ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सड़क में गड्ढा हो गया और कार इसमें समा गई। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी की जान इसमें नहीं गई, कोई हताहत नहीं हुआ। क्रेन को वहां पर मंगवाया गया, जिसके बाद क्रेन की सहायता से कार को बाहर निकाला गया। कार सवार भी सुरक्षित है। हल्की चोट व्यक्ति को आई है कहा जा रहा है, लेकिन जान सेफ है। सड़क से गुजर रही एक कार अचानक से इस गड्ढे में समा गई। ये देख रहे हैं आप। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस यहां पर पहुंची, क्रेन मंगाई गई, जिसके बाद कार को बाहर निकाल लिया गया। और अब बात सनातन के सबसे बड़े समागम महाकुंभ की। आज महाकुंभ का 44वां दिन है और कल आखिरी दिन है। लेकिन सनातन के सबसे बड़े समागम में जिस तरह श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, वो देखकर लगता है कि मानो महाकुंभ का समापन नहीं होने वाला है, बल्कि महाकुंभ शुरू होने वाला है। महाकुंभ में हर दिन 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग संगम पहुंच रहे हैं। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर महाकुंभ शुरू हुआ था और तब अनुमान लगाया गया था कि पूरे महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ेगा। लेकिन वो अनुमान तो बहुत पहले ही पीछे छूट गया। अब तक 63 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। अब महाकुंभ में सिर्फ 2 दिन का वक्त बाकी है। कल शिवरात्रि के महास्नान के साथ महाकुंभ का समापन होना है और अनुमान है कि कल श्रद्धालुओं का आंकड़ा 65 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार कर जाएगा। यानी 2025 का ये महाकुंभ आस्था के सैलाब का एक ऐसा दिव्य कीर्तिमान बना देगा जो दुनिया के किसी भी आयोजन में होना तो छोड़िए, सोचना भी बेहद दुर्लभ होगा। एक 144 वर्षों बाद बने महासंयोग के आखिरी 2 दिन बचे हैं। वो आखिरी 2 दिन जब हिंदुस्तान का हर सनातनी जो स्नान करने से वंचित रह गया, वो अपनी धार्मिक इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयागराज जा रहा है। हमें पता है महाकुंभ को लेकर दर्शकों का उत्साह स्क्रीन के अंदर से लेकर बाहर तक एक जैसा है। इसलिए इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको महाकुंभ के वो रंग दिखाएंगे जिन्हें आज शायद ही आपने कहीं और देखा हो। शुरुआत भक्तों के उत्साह और प्रशासन की तैयारियों के साथ।
हिंदू आस्था के सैलाब को एबीपी न्यूज ने जब अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहा तो सबके हाथ एक साथ हमारे दर्शकों के लिए यानी आपके लिए उठ गए। प्रयागराज में है भक्तों का सैलाब, क्योंकि महाकुंभ में बचे हैं आखिरी के कुछ दिन और आखिरी कुछ घंटे भी अगर हम कहें तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 26 तारीख को है महाशिवरात्रि। लेकिन किस तरह से भक्तों का सैलाब इस वक्त उमड़ा हुआ है, हम आपको लेकर के आए हैं उस जगह पर जहां से मेला क्षेत्र की एंट्री होती है। और अगर आप जैसे ही अंदर नजर डालेंगे तो सिर्फ आपको लोगों का, भक्तों का सैलाब नजर आएगा। श्रद्धालुओं का तो ऐसा हिसाब है कि उन्हें किसी दुष्प्रचार, किसी रिपोर्ट, किसी की कही सुनी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनका स्नान अच्छा हुआ, बात खत्म। ये संगम का पानी है पूरा साफ पीने लायक पानी और बहुत बढ़िया, नहाने में मजा आया और अच्छा पानी। कहा जा रहा है कि स्नान लायक पानी नहीं है, ऐसी रिपोर्ट आई है। अफवाह है, देखो एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम आपके सामने ही है सबूत के तौर पे। हम लोग घर पे लेके जा रहे हैं। रिपोर्ट में कुछ भी है लेकिन हमने तो पीने लायक पानी लग रहा है और नहाने में कल पूरा दिन इससे ही पूरा दिन पिया है, कोई बिस्लरी नहीं लिया, यही पिया है पूरा दिन, कोई दिक्कत नहीं। शिवरात्रि से पहले और उस दौरान भी अति उत्साही भीड़ कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, उसके लिए सड़क से लेकर रेल मार्ग तक व्यवस्थाएं पुख्ता हैं। लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने इंतजाम ऐसे किए हुए हैं कि इन रास्तों पर जहाँ पर पैदल श्रद्धालु आ रहे हैं वहाँ पर गाड़ियों को आने से रोका जाए। हालांकि जो इमरजेंसी व्हीकल्स है उनको जरूर निकलवाया जा रहा है। महाकुंभ जाने की इच्छा आम लोगों के साथ सेलिब्रिटीज के मन में भी है, अब भक्ति तो उनके मन में भी होगी। इसीलिए आखिरी दिनों से पहले अक्षय कुमार ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। सफेद कुर्ता पैजामे में आए अक्षय भक्ति में लीन दिखे। उनके कुछ देर बाद कैटरीना कैफ भी अपनी सास के साथ पवित्र स्नान करने आई। रवीना टंडन ने भी यहाँ आकर स्नान किया। स्नान के बाद इन लोगों ने अपना अनुभव साझा किया। बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है। हम यहाँ के सीएम साहब, योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time। मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ की जो एनर्जी है और the beauty and the significance of everything। अब ये तो वीआईपी हैं। संगम तक पहुँचने की सबकी व्यवस्था पहले से होती है। जिनको वहाँ तक पहुँचने में मशक्कत करनी पड़ती है वो है आम लोग। लोगों का दावा है कि आखिरी के दिनों में नाव वाले उनसे त्रिवेणी संगम तक पहुंचने के लिए 2000 रुपए तक मांग रहे हैं, जो कि उनके हिसाब से काफी ज्यादा है। भैया ज्यादा पैसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग श्रद्धालु आते हैं तो श्रद्धालु को लूटना नहीं चाहिए। ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। बोट कॉर्नर से जाने से जो क्या होता है, वो गवर्नमेंट का कोई फैसिलिटी नहीं है। वो बोल रहे हैं कि क्या अभी टोकन नहीं इश्यू करेंगे, टोकन भी नहीं देते हैं। पैसे मांग 2000 एक लोग का जा रही है। बहुत पैसा मांग रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। मनोरा जाए, मनोरा नहीं जाए, क्या करें। वोट कर रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा। सब बताओ, जब हम उसके लिए 2000 मांग रहे हैं, 2500 मांग रहे हैं। हाँ, एक आदमी का। और हम लोग 3 लोग हैं, वो बोल रहे हैं 4 लोग चाहिए। बताइए, हम किराया नहीं चाहिए, एक दूसरा ले आएंगे। हालांकि नाव वालों से नाराज आम जनता के सामने प्रयागराज में कुछ मुस्कुराने की वजहें भी हैं। आपने महाकुंभ में कई लोगों को अपने परिवार वालों की तस्वीरों के साथ पवित्र स्नान करते देखा होगा। इनके अपने इस दुनिया में नहीं रहे तो वो उनकी तस्वीरों को ही पुण्य का भागी बना रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रहा यूपी के देवरिया का ये लड़का उनसे एक कदम आगे निकला। माई तुहरी अचरा के छाँव कहाँ गइल हो, पूजत जवन रहनी उपाओ कहाँ गइल हो। माई तुहरी अचरा के छाँव कहाँ गइल हो। माँ के जाने का जो दर्द है, मतलब वो फिर लोगों को चाय पिला के आप वो महसूस करते हैं कि सब में आपकी माँ है। जी, मैं कोशिश करता हूँ। मतलब मेरी मम्मी कहीं भी, मतलब वो लड़के की मां 1 साल पहले इसे छोड़कर दुनिया से चली गई। अब ये प्रयागराज आ रही हर महिला में अपनी मां को देखता है और सबको मुफ्त चाय पिला रहा है। किसी ने आपको कहा, ये आपके मन में ये कैसे, ये क्या बात आई? नहीं, मतलब किसी ने नहीं कहा। मैं घर पे था, जो कि मम्मी मेरी थोड़ी सामाजिक आदमी थी। अगर 12 बजे रात को किसी का तबीयत खराब हो जाए तो कोई कह दे तो मना नहीं करती थी। तो उन्हीं से, मतलब स्वभाव उनका बहुत कोमल था, उन्हीं से बस। आखिरी हफ्ता ये शब्द सुनते ही कुछ लोगों के मन में महाकुंभ पहुंचने की जिद ऐसी सवार हो गई कि वो इसके लिए ट्रेनों में धक्के खाने के लिए भी तैयार हैं। चाहे आप एमपी का कटनी देखिए, यूपी का चंदौली या बिहार का आरा, प्रयागराज रूट के स्टेशनों में महाकुंभ की भीड़ हर दिन दिख रही है। सबकी यही कहानी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए, ये वो लोग हैं जो इंतजार कर रहे थे कि कब जो है
थोड़ी भीड़ कम हो है। इंतजार कर रहे थे कि भीड़ थोड़ी कम हो जाए, आखिरी में जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। महाकुंभ के लिए आए श्रद्धालुओं की वजह से वाराणसी में शिवरात्रि की डबल तैयारियां करनी पड़ेंगी। चाहे वहां के स्टेशन हों या बनारस की गलियां, फिलहाल बनारसी रंग से ज्यादा भीड़ से तंग श्रद्धालु दिख रहे हैं और ये भीड़ 26 तारीख को बहुत ज्यादा रहने वाली है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पावन त्रिवेणी संगम में सपरिवार आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने अपने परिवार के साथ गंगा का पूजन भी किया। संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के बाद उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की तारीफ की। उन्होंने महाकुंभ को विश्व का सबसे बड़ा आयोजन बताते हुए कहा कि प्रयागराज पवित्र भूमि है, यहाँ सभी एक समान है, कोई बड़ा छोटा यहाँ पर नहीं है, सभी को एक जैसा सम्मान मिलता है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी हम लोग के साथ हैं। सर, किस तरह का अनुभव था, कैसा था? ये बहुत ही अद्भुत अनुभव है। आज तक के सारे कुंभ में ये महाकुंभ है। ये सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिवर्तन का महाकुंभ है और इसीलिए ये अद्भुत है। यहाँ पर तीनों नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती, और ये प्रयागराज जो है पवित्र भूमि है। ये इसलिए सब लाख करोड़ों लोग यहाँ पर आके इस संगम में स्नान करते हैं। इसकी लोग समझते हैं कि मनुष्य जीवन में इस बार स्नान करने के बाद जीवन सार्थक होता है और ये महाकुंभ 144 साल के बाद महाकुंभ हो रहा है। 60 करोड़ लोगों का नियोजन करना, उनको सहयोग करना और उनका ये महाकुंभ में स्नान करवाना, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत अद्भुत बात है। और इसलिए मैं इस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और इनका अभिनंदन करता हूँ, उनके पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ। सब लोग दिन रात काम कर रहे हैं और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जैसे देश आगे बढ़ रहा है, वैसे ही हमारी धरोहर जो है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारा आध्यात्मिक है, इसको भी बढ़ावा देने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मैं आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित भाई को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पूरी सुरक्षा व्यवस्था करना ये भी छोटी बात नहीं है, वो भी अद्भुत है। महाकुंभ अपने अंतिम चरण में है। 26 फरवरी यानी कि कल महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान के साथ ही सनातन का महापर्व खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब तक करोड़ों देशी विदेशी जो श्रद्धालु हैं वो संगम में डुबकी लगा चुके हैं, जिनमें कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। वीआईपी का महाकुंभ में आना अभी भी लगातार जारी है। महाराष्ट्र की पर्यावरण मंत्री पंकजा गोपीनाथ मुंडे ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया और योगी सरकार के महाकुंभ मेले के प्रबंधन को उन्होंने सराहा। इसके अलावा गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने भी प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ करते हुए आयोजन को दिव्य और भव्य बताया। उनके साथ उनकी पत्नी प्रीति शुक्ला, बेटी इशिता, बेटे सक्षम और रीवा शुक्ला भी इस पुण्य अवसर के साक्षी बने। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी अपने परिवार के साथ यहां पर त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई और सभी के कल्याण की उन्होंने कामना की। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, कल महाकुंभ का समापन होना है। क्या आम क्या खास, हर कोई यहां पर जाकर त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। पंकजा मुंडे की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की वो मंत्री हैं सरकार में, और बीजेपी के गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी पहुंचे। ये पंकजा गोपीनाथ मुंडे जब यहां पर पहुंची, त्रिवेणी संगम में स्नान किया, जिस तरीके से व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से महाकुंभ को लेकर, उसकी तारीफ की। मैं योगी जी का बहुत बहुत अंतर्मन से अभिनंदन करती हूँ, उनकी पूरी टीम का। यूपी सरकार में काम कर रहे हुए सबसे चतुर्थ श्रेणी से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर तक सबका के लोग अविरत यहाँ काम कर रहे हैं और इतने समुदाय, जो शायद एक खंड की लोक संख्या से भी बहुत अधिक है, इतने समुदाय को यहाँ सुरक्षित रखना एक अच्छी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। एक अद्वितीय ऐसा अनुभव है। आश्वस्त तो मैं हर चीज को देखकर रही हूँ। योगी जी ने जो प्लानिंग यहाँ किया है, उनकी पूरी टीम ने जो प्लानिंग किया है, वो देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। ऐतिहासिक योगी महाराज जी धन्यवाद, प्रशासन को धन्यवाद,
मोदी जी को, डबल इंजन सरकार को, महादेव को सबसे ज्यादा धन्यवाद। ये महादेव का आशीर्वाद नहीं होता तो धरती पर इतना बड़ा आयोजन और इतना बड़ा भव्य नहीं होता कि 60 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएं। ये सिर्फ शिव की कृपा है, ये शिव के आशीर्वाद से हुआ है। मोदी जी, योगी जी को प्रणाम। अद्भुत सुविधा, अद्भुत व्यवस्था। देखिए, महाकुंभ का समापन होने को आया है, लेकिन महाकुंभ पर सियासत समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। यूपी विधानसभा में एक बार फिर महाकुंभ की गूंज सुनाई दी। महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने वाले, सरकार को घेरने वाले विरोधियों को सीएम योगी ने आड़े हाथ लिया। सनातन के इस संगम पर राजनीति तो शुरू के दिनों से ही चल रही थी। अब आखिरी दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथ लिया। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। मुख्यमंत्री के इस बयान से विपक्ष खासा नाराज है। सीएम की भाषा पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, उनको हम क्या कहें, उनका सम्मान करते हैं। जिसकी जैसी बुद्धि रहती है उसी सबसे प्रयोग करते हैं, उसमें क्या कहा। तो महाकुंभ पर राजनीति भरे लंबी चले, लेकिन उसके रंग, उसका ये जन सैलाब बस आखिरी 2 दिनों तक बचा है। अगले 48 घंटों के बाद संगम की ये चहल पहल खत्म हो जाएगी, लेकिन महाकुंभ 2025 अमर रहेगा। दिल्ली विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है और आज बीजेपी सरकार पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में जो पेंडिंग पड़ी कैग रिपोर्ट है उसको पेश करेगी, जिस पर हंगामा होने के पूरे आसार। आज एलजे का अभिभाषण भी होगा। डेप्यूटी स्पीकर के चयन के लिए सदन में प्रस्ताव भी पेश होगा। कैग की लंबित रिपोर्ट में राज्य के वित्त, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे, वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण, शराब विनियमन और दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज की समीक्षा शामिल है। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि आप सरकार ने कैग रिपोर्ट रोक रखी है। तो आज दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन है, लेकिन कल पहले दिन जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हुए तो विधानसभा की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई दिखाई दी। बीजेपी के विधायक 26 साल बाद सत्ता पक्ष में बैठे थे, तो 13 साल तक सत्ता पक्ष में रही आम आदमी पार्टी पहली बार विपक्ष में बैठी दिखाई दी। जिन विजेंद्र गुप्ता को पिछली सरकार में स्पीकर के आदेश पर जब तब सदन से उठाकर बाहर कर दिया जाता था, वो अब विधानसभा अध्यक्ष बन गए। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद सोमवार से विधानसभा के नए सत्र का आगाज हो गया। 3 दिन के इस विशेष सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर के तौर पर अरविंदर सिंह लवली ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को विधायक पद की शपथ दिलाई, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से हुई। मैं रेखा गुप्ता, जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ। सीएम के बाद दिल्ली के मंत्रियों का नंबर आया, जिसमें मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाबी और कपिल मिश्रा ने संस्कृत में शपथ ली। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा, जो विधानसभा के मेंबर चुना गया, परमात्मा ने कौन चुना? परमेश्वरस्य नाम्ना शपथेन विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति। दिल्ली विधानसभा में पूर्वांचल समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले आप विधायक संजीव झा, अनिल झा और बीजेपी विधायक चंदन चौधरी सिर पर मिथिला पाग पहनकर विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि संजीव झा ने संस्कृत में, जबकि अनिल झा और चंदन चौधरी ने शपथ मैथिली में ली। थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी के विधायक आले मोहम्मद इकबाल और इमरान हुसैन की बारी आई, तो उन्होंने अपनी शपथ उर्दू में ली। आले मोहम्मद इकबाल, जो असेंबली का मेंबर मुंतखब हुआ हूँ, अल्लाह के नाम पर हलफ उठाता हूँ कि मैं हिंद के दस्तूर पर जो कानून की रूह से करार पाया है, सच्चा एतकाद रखूँगा। चूँकि ये
आज दिल्ली विधानसभा का नजारा पूरी तरह बदला हुआ था। जो विजेंद्र गुप्ता नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, आम आदमी पार्टी की सरकार में जिन विजेंद्र गुप्ता को मार्शलों की मदद से सदन से बाहर कर दिया जाता था, अब वो दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने स्पीकर पद के लिए विजेंद्र गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा। पूरे सदन ने प्रस्ताव का समर्थन किया। मैं उसका समर्थन करता हूं। पक्ष में भी हो, साथ उनको बधाई देता। जिसके बाद सीएम रेखा गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी नए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को उनके आसन तक ले गए। नए स्पीकर को बधाई देने का सिलसिला शुरू हुआ तो सीएम रेखा गुप्ता ने अध्यक्ष जी को बधाई देने के बहाने आम आदमी पार्टी को याद दिला दिया उन्होंने विजेंद्र गुप्ता के साथ क्या सलूक किया था। दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई। बहुत संघर्ष किए हैं विजेंद्र जी ने। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए कई बार बहुत ही बुरे व्यवहार का सामना भी आपको करना पड़ा। कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तो विधानसभा से निकाले जाने का एक पुराना वीडियो शेयर करके विपक्ष को अलर्ट कर दिया कि समय का पहिया अब घूम चुका है। ये जो विधानसभा में आपके साथ होता था, जैसे हमारी अभी सीएम महोदय ने कहा, बहुत बुरा होता था। मैं अभी बैठा हुआ यही कह रहा था, बहुत बुरा समय आपने देखा। लेकिन ऐसा होता है, ये समय का चक्कर है। कभी जो आपको उठा के बाहर फेंकते थे, आज उस विधानसभा में नहीं रहेगी। हालांकि पद संभालते ही विजेंद्र गुप्ता ने विपक्ष को क्लियर कर दिया कि सदन में हंगामा नहीं चलेगा। अध्यक्ष की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। लेकिन पहले सेशन के पहले ही दिन आपके सदस्यों ने हंगामा शुरू किया तो विजेंद्र गुप्ता ने दो टूक कह दिया, अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। इस तरह की बात, आपका बोलना कहना, आपके व्यवहार को मैं अनुचित करार देता हूं। ये व्यवहार पूरी तरह से अनुचित है, निंदनीय है। इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं। हालांकि दिल्ली विधानसभा सत्र के बाकी 2 दिन भी हंगामेदार ही रहने वाले हैं, क्योंकि मंगलवार को बीजेपी सरकार सदन में वो सीएजी रिपोर्ट पेश करने वाली है जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार पर कथित भ्रष्टाचार के मामलों का पूरा ब्यौरा है। दिल्ली में विधानसभा की शुरुआत के साथ ही ये साफ हो गया है कि आगे की दशा और दिशा हंगामे वाली रहने वाली है। विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा अध्यक्ष पद की शपथ ली। कार्यवाही शुरू होते ही आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री कार्यालय की तस्वीरों में फेरबदल पर हंगामा खड़ा कर दिया। सत्ताधारी पार्टी पर दलित और पंजाबियों के अपमान का आरोप लगाया। एक तरफ भारत मां के जयकारे, दूसरी तरफ भगत सिंह और अंबेडकर के नारे। दिल्ली विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के संग्राम का ये पहला चैप्टर है। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे की वजह है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कार्यालय। आप विधायकों के हाथ में रेखा गुप्ता की तस्वीर है, जिसमें सीएम के बैकड्रॉप में बाईं तरफ राष्ट्रपति, बीच में राष्ट्रपिता और दाईं तरफ प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है। मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से सीएम रेखा गुप्ता ने बाबा साहिब और भगत सिंह की तस्वीर हटा दी है। 20 फरवरी को सीएम रेखा गुप्ता ने कार्यभार संभाला था। तब उनके कार्यालय में संविधान निर्माता बाबा साहिब और शहीद भगत सिंह दोनों की तस्वीर लगी थी। लेकिन आज बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल और विधायक रविंद्र नेगी ने सीएम रेखा गुप्ता के साथ तस्वीर साझा की तो बैकड्रॉप में तस्वीरें बदली नजर आई। आप तस्वीरों के परिवर्तन को दलितों और पंजाबियों के अपमान से जोड़ रही है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर पोस्ट कर लिखा, मेरी बीजेपी से प्रार्थना है आप प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा लीजिए, लेकिन बाबा साहेब की फोटो तो मत हटाइए, उनकी फोटो लगी रहने दीजिए। आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया से लेकर सड़क और सदन तक इस मुद्दे को उठा रही है, तो बीजेपी इसे हंगामा करने का मकसद बता रही है। जिन लोगों ने 1984 के कातलों के साथ हाथ मिला के चुनाव लड़ा हो, जिन लोगों ने सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर को फारग किया हो, जिन लोगों ने कहा वो टाइटलर नेक आदमी है, सज्जन कुमार नेक आदमी में इस पार्टी के साथ समर्थन में चुनाव लड़ेंगे, जो इकट्ठे चुनाव लड़े हों, जो सिखों के कातलों के गलों में सरोपे डालने वाले लोग आज हमें ये बता रहे हैं। हमें बड़ा दुख है कि इस पार्टी ने सिखों का कत्लेआम कराने वाली पार्टी का साथ दिया।
हालांकि बीजेपी दिल्ली ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जारी की जिसमें सीएम रेखा गुप्ता के दफ्तर में बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीर भी नजर आ रही है। हालांकि तस्वीर की जगह जरूर बदली गई है। 25 जनवरी 2022 को तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के दफ्तरों में बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीर लगाने का ऐलान किया था। उसी साल मार्च में पंजाब में चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था। हालांकि अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे तब आम आदमी पार्टी ने बाबा साहेब और भगत सिंह के बीच अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाई थी, जिस पर तब खूब बवाल मचा था। आम आदमी पार्टी दिल्ली की रेखा सरकार से सवाल कर रही है कि दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए कब मिलेंगे और इसी मुद्दे पर आप विधायकों ने विधानसभा में प्रदर्शन किया और साफ कर दिया कि महिलाओं के खाते में पैसे नहीं पहुंचे तो विपक्ष विधानसभा से सड़क तक पहुंच जाएगा। पहली तस्वीर दिल्ली विधानसभा के अंदर विपक्ष का हंगामा। बहुत ही दुख की बात है, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। दूसरी तस्वीर सीएम रेखा गुप्ता के ऑफिस के बाहर हुआ प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष आतिशी की अगुवाई में आम आदमी पार्टी विधायक तख्तियां लेकर सीएम रेखा गुप्ता से सवाल पूछने गए कि उनकी सरकार दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए कब डालेगी। बीजेपी ने सरकार बनने से पहले महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया था और लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक ये मांग कर रहे हैं कि पहली कैबिनेट में ये देने की मांग की बात कही गई थी, लेकिन वो पहली कैबिनेट में इस फैसले पर मुहर नहीं लगी। ये वजह है कि तमाम जो विपक्ष है वो इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि आखिर जो वादा चुनाव से पहले किया गया वो पूरा क्यों नहीं किया जा रहा, इसमें देरी क्यों की जा रही है। इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपके सभी विधायक सीएम रेखा गुप्ता के ऑफिस के सामने डट गए। हंगामा नहीं थमा तो सीएम ने नेता प्रतिपक्ष और कुछ विधायकों को मिलने के लिए बुला लिया। मुलाकात के बाद आतिशी बाहर आई और जानकारी दी कि सीएम रेखा गुप्ता के मुताबिक महिलाओं के खाते में मनी ट्रांसफर की कोशिश जारी है। आम आदमी पार्टी को मुख्यमंत्री के आश्वासन पर भरोसा नहीं है, लेकिन उसकी उम्मीद कायम है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं को किया था उस वादे को भारतीय जनता पार्टी पूरी करेगी। दरअसल महिलाओं को कैश का वादा वो स्कीम है जिसके भरोसे दिल्ली में बीजेपी की वापसी। उन्होंने हमें, उनके विधायक ने कहा कि 99% हम दे देंगे और हमें उम्मीद है कि वो 8 मास तक मोदी जी की गारंटी को मुख्यमंत्री पूरा करने का काम करेंगी। वो 15 लाख की तरह जुमला साबित नहीं होगा। दिल्ली की महिलाओं को के खाते में 2500 रुपये मिलने का काम होगा और उनकी लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे, उनके खाते में 2500 रुपये दिलवाने का काम करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार कह रही हैं कि बीजेपी ने जो कमिटमेंट की है वो 1000% पूरी की जाएगी, लेकिन स्कीम जमीन पर कैसे उतरेगी ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि कमान संभालते ही नई सीएम ने दिल्ली के खाली खजानों का भी जिक्र छेड़ दिया है। और एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। वो पटना मेडिकल शताब्दी समारोह में शामिल होंगे, जिसके बाद बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ उनकी बैठक भी होने वाली है। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और ऐसे में नीतीश कुमार और जेपी नड्डा की मुलाकात हो सकती है, जो कि काफ़ी अहम मानी जा रही है। जो चुनाव से पहले बहुत बड़ी बैठक भी है और आज दौरा है जेपी नड्डा का बिहार का। मंच पर पीएम रथ पर सवार होकर पहुंचे, साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। भागलपुर का मैदान खचाखच भरा हुआ था। मंच पर मोदी पहुंचे तो भीड़ देखकर गदगद हो गए। बगल में बैठे नीतीश कुमार को हाथ से इशारा करके कुछ कह रहे थे, मानो भीड़ के बारे में ही बता रहे हों। मंच पर नीतीश और मोदी की केमिस्ट्री खास रही। मौका देश भर के किसानों की सम्मान निधि का था, लेकिन मंच पर मोदी के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार की बड़ी तस्वीर लगी थी। बताने की कोशिश थी कि नीतीश और मोदी अलग नहीं, एक हैं। महीनों बाद ये मौका आया जब दोनों नेता साथ दिखे। नीतीश कुमार ने मोदी के सामने ही इधर उधर और अगर मगर वाली थ्योरी को खारिज कर दिया। अब इधर उधर कुछ नहीं, पूरे देश में इन्हीं के नेतृत्व में आगे और काम बढ़ेगा। और इतना हम आपको बता देते हैं कि हम लोग मिल करके उनके नेतृत्व में ही काफी विकास होगा। 2 बार से नीतीश दिल्ली आ रहे थे तो बिना मोदी से मिले ही लौट जा रहे थे, जिसकी वजह से अटकलों का बाजार गर्म था।
प्रधानमंत्री ने भी भागलपुर के मंच से नीतीश के काम की न सिर्फ तारीफ की बल्कि लाडला सीएम बताकर सियासी चौका जड़ दिया। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मोदी ने नीतीश को लाडला सीएम क्यों कहा है, इसका जवाब आप बिहार में बीजेपी और जेडीयू नेताओं से ही जान लीजिए। सही बात कहा है। बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के जनता के बीच में लाडले हैं। जनता उनको पसंद करती है और सारे राजनेता पसंद करते हैं। यह बहुत बड़ी बात है और उन लोगों के आंखों पर और उन लोगों के कथन पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक तमाचा मारने का काम किया है। जो यह सवाल खड़ा करते थे कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चेहरा नहीं होंगे। असल में नीतीश कुमार को लेकर बिहार की राजनीति में एक अजीब तरह की कश्मकश है। माना जाता है कि नीतीश बिहार में जिस गठबंधन के साथ रहेंगे सत्ता उसी के हाथ होगी। कम से कम अब तक का इतिहास तो यही कहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भूल गए, अभी ना 10 वर्ष पहले डीएनए पर सवाल खड़े किए थे, अब भूल गए। जेडीयू का मतलब बताए थे जनता का दमन उत्पीड़न, अब तो उनके गोद में जाकर नतमस्तक हैं, तो लाडले बता रहे हैं। आरजेडी के नेता अभी भले ही नीतीश को कोस रहे हैं, लेकिन पार्टी की अंदरूनी चाहत तो यही है कि नीतीश चुनाव में उनका साथ दे। लेकिन नीतीश ने आज कंफ्यूजन फिर से क्लियर किया है, साफ कर दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। भागलपुर के जिस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला कहा, उस मंच से कैसे पूर्वी बिहार को साधने की कोशिश की गई, अब उसे समझाती ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भागलपुर बिहार के बड़े शहरों में से एक है। हेलीकॉप्टर से ली गई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे हजारों की भीड़ पीएम मोदी को देखने, सुनने के लिए यहाँ पहुंची है। वैसे तो ये शहर कई ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं को अपने में समेटे हुए है, लेकिन भागलपुरी सिल्क, खुशबू के लिए मशहूर कतरनी चावल और जर्दालू आम के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। भागलपुर की जमीन और यहाँ के किसानों की तारीफ करते हुए पीएम मोदी सिल्क का जिक्र करना नहीं भूले। भागलपुरी सिल्क, टसर सिल्क पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। दुनिया के दूसरे देशों में भी टसर सिल्क की डिमांड लगातार बढ़ रही है। हालांकि 1989 के दंगों ने इस शहर पर एक दाग लगाया, आज भी उसके जख्म जिंदा है। चुनावी मौसम में उस दंगे का जिन्न निकल ही आता है। नीतीश कुमार ने हिंदू मुस्लिम का जिक्र करके उस जिन्न को बोतल से बाहर निकालने की कोशिश की है। समाज में कितना विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा वो लोग करते रहते थे। 1989 में रामशिला पूजा को लेकर इसी भागलपुर में दंगे हुए थे। तब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी। इस दंगे के बाद बिहार का जो सियासी समीकरण बदला, उसमें मुसलमान वोटर लालू यादव के साथ शिफ्ट हो गए। इसलिए माना जा रहा है कि चुनावी साल में पीएम मोदी के पहले कार्यक्रम के लिए भागलपुर आना महज संयोग नहीं, सियासी प्रयोग भी हो सकता है। इसी धरती से पीएम मोदी ने महाकुंभ का जिक्र करके बिना नाम लिए लालू यादव पर सीधा हमला बोला। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने ही पिछले दिनों कुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था। अब भागलपुर में पीएम ने उसे मुद्दा बनाया है। भागलपुर में पहला कार्यक्रम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ पूर्वी बिहार बल्कि सीमांचल को भी संदेश देने की कोशिश की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।